हेलो बच्चों, गुड इवनिंग एंड नमस्कार एंड जय श्री राम। कैसे हो आप लोग, सब बताओ। जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि कौन सा है हमारा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, चलिए इसको बेसिक से समझते हैं कि भाई क्या होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। पहले आप लोग पढ़े हो इसको, थोड़ा बहुत कुछ जानकारी है इसके बारे में, यस या नो? चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है। तो पहले ये बताओ, कौन कौन बता सकता है हाइपोथेसिस का मतलब क्या है यहाँ पर? हाइपोथेसिस से मीनिंग क्या है यहाँ पर, क्या है हाइपोथेसिस? तब तो हम लोग हाइपोथेसिस ऑफ टेस्टिंग करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर हाइपोथेसिस का मतलब होता है कल्पना, यानी है ना, जब हम कोई एज्यूम्शन करते हैं ना, यानी कि कल्पना करते हैं उस चीज के बारे में, तो उसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें जान लो, हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्यों करते हैं, क्या जरूरत हुई, और इसके उपयोग यानी कि यूजेस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इसका यूज हम किस जगह पर करते हैं, कहाँ करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर देखेंगे, और फिर इसके क्या देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, मतलब अगर मैं इसमें एक टॉपिक्स की बात करूं कि अगर हम आपको, अगर आप इस चीज के बारे में जानना है, तो आप सबसे पहले इन टॉपिक्स को कवर करो कि भाई हाइपोथेसिस क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज हाइपोथेसिस। सेकंड थिंग ये जानो कि स्टैटिकल हाइपोथेसिस क्या होते हैं। ठीक, स्टैटिकल हाइपोथेसिस क्या होते हैं। जब स्टैटिकल हाइपोथेसिस अगर आपको पता चल गया, तो उसके बाद हम लोग इसमें जो है क्या करते हैं कि इसमें दो टाइप्स के होते हैं इसके। ठीक है, अगर मैं टाइप्स की बात करूँ तो ये दो टाइप्स के होते हैं। एक है आपका नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस। ये पहले बेसिक बेसिक चीजें हैं, इनको आपको जानकारी रखनी है। ठीक है, अल्टरनेट, अल्टरनेट हाइपोथेसिस या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। उसके बाद आता है कि इसमें भी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं सिंपल, और एक होता है आपका कंपोजिट। ठीक है, सिंपल हाइपोथेसिस, सिंपल स्टैटिकल, हाइपोथेसिस। एक होता है इसी में कंपोजिट हाइपोथेसिस। इसके बाद इसी में आता है आपका क्रिटिकल रीजन, क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन के बाद आएगा फिर एरर्स। एरर्स क्या होते हैं? ठीक है, एरर्स के बाद अगर हम देखें इसमें फिर टाइप ऑफ एरर, टाइप ऑफ एरर। ये सारी चीजें आज एक ही दिन में कर लेंगे इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा हार्ड नहीं है। उसके बाद जो है
ठीक है, तो इसको भी मैं यहीं लिख देता हूँ ताकि यहाँ से यहाँ यूज कर लेंगे, एक लाइन के लिए, उधर नहीं यूज करते हैं। टाइप ऑफ एरर। तो सबसे पहले ये जानो कि हाइपोथेसिस क्या होता है। हाइपोथेसिस के बारे में, हाइपोथेसिस मतलब बताया ना अभी आपको कि अगर हम कोई चीज कल्पना करते हैं तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस बोलते हैं, या फिर हिंदी में उसको कल्पना बोलते हैं। और इसका सेकंड लैंग्वेज में क्या होता है कि एज्यूम्शन, जब हम कोई चीज एज्यूम करते हैं ना, उस चीज को हम यहाँ पर हाइपोथेसिस बोलते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस मतलब एज्यूम करना कोई चीज को। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो कि एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन डेफिनेशन क्या बनती है कि हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस एक क्या है, टेस्टिंग है। ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एज कंसर्न या सर्टेन whether either a particular particular assumption assumption is true for होल पॉपुलेशन। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है मैं समझा रहा हूं, होल पॉपुलेशन। इट इज, पहले ये चीजें लिख दे रहा हूं ताकि आपको इससे क्लियरली समझ में आ जाएगा। इट इज अ स्टैटिकल टूल, it is a statistical tools, it determine the validity of inference by evaluating sample data। ठीक है, sample data from overall population, from overall population। तो सबसे पहले ये बोल क्या रहा है ये जानो। हाइपोथेसिस टेस्टिंग एज सर्टेन विदर अ पर्टिकुलर एज्यूम्पशन इज ट्रू फॉर होल पॉपुलेशन। मतलब एक पॉपुलेशन, पॉपुलेशन समझते हो क्या होता है? ये लेक्चर क्या है बोल रहे हो? हाँ, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, लेक्चर नंबर 49 है। पता नहीं, देख लूंगा, मैं चेक कर लूंगा फिर करेक्ट कर दूंगा। ठीक है, क्या होता है सबसे पहले जान लो पॉपुलेशन क्या होता है। पॉपुलेशन का मीनिंग क्या है, छोटे छोटे चीजें लिखूंगा, समझाते जाऊंगा। ठीक है, कि पॉपुलेशन में से पहले भी बता चुका हूँ। पॉपुलेशन मीन्स क्या होता है, यूनिवर्सल भी बोलते हैं इसी चीज को। जब आप किसी क्लास में प्रैक्टिकल करते हो, सपोज करो ये एक मेरा क्या है, कोई क्लास है। ठीक है, ये क्या है, कोई क्लास है। और जब अगर ये क्लास है तो इसमें जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे आपस में क्या कहलाएंगे, पॉपुलेशन कहलाएंगे। बात समझे? या फिर अगर मैं, ये तो मैं क्लास की बात किया, तो क्लास के लिए तो पूरे क्लास के स्टूडेंट क्या बनेंगे, पॉपुलेशन बनेंगे उसको। ठीक है, इसको पॉपुलेशन बोलते हैं। मान लो अगर आप जो है वोटिंग होता है, तो वोटिंग कहाँ पर होगा भाई, पर्टिकुलर एक, अगर आप वोटिंग की बात करोगे तो वोटिंग दो टाइप के होंगे। ठीक है, एक स्टेट स्टेट का, या तो आप सेंट्रल की बात करोगे, तो दो टाइप की वोटिंग होगी। मान लो किसी स्टेट में वोटिंग हो रहा है, तो वो जो है क्या होगा, पूरे स्टेट के लोग क्या हो जाएंगे, आपके पॉपुलेशन बन जाएंगे। मान लो हो सकता है कि
सेंट्रल का वोटिंग हो रहा है, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे, पूरे भारत के लोग क्या बनेंगे, पॉपुलेशन बनेंगे। तो ये आपको डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन का मतलब क्या, पॉपुलेशन मतलब कि 100% जैसे बोलते हैं ना, उस चीज को बोलते हैं अपन पॉपुलेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं कोई दवाई बेच रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं कोई दवाई बेच रहा हूँ, तो जो कहाँ कहाँ बेच सकता हूँ, तो पूरे भारत में कहीं भी बेच सकता हूँ, तो ये पूरे भारत के लोग क्या बनेंगे, इस दवाई के हिसाब से वो पॉपुलेशन बन जाएंगे। तो पॉपुलेशन मतलब कुछ और नहीं, पॉपुलेशन मतलब हम किस पर वर्क कर रहे हैं, वो सारे लोग क्या बन जाएंगे, पॉपुलेशन बन जाते हैं, ठीक है। अब पॉपुलेशन हो गया, मान लो ये पॉपुलेशन के अंदर में ये कुछ लोग हैं, ठीक है, ध्यान से समझते जाओगे। किस चीज पे, मान लो क्लास की बात करो, तो अगर मैं एक क्लास है, तो पूरे क्लास में जितने भी लोग होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं। इट मीन्स मान लो कितने लोग हैं, एन लोग हैं, तो इसको हम बोलते हैं एन पॉपुलेशन। क्लास में एन लोग हैं, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद मैं आपको समझाया था एक दिन सैंपल क्या होता है, सैंपल बताया था क्या होता है भाई, आपको पहले भी बताया था सैंपल क्या होता है। सैंपल जो होता है, जब अगर मैं बात करूं सैंपल क्यों यूज करते हैं, कारण उसके भी पीछे कारण होती है। अगर मैं क्लास की बात करूंगा कि एक क्लास में जैसे है, तो उनका एवरेज परसेंटेज कितना गया, मान लो मैं बोलूंगा कि इस क्लास में एवरेज परसेंटेज कितना है भाई, या फिर आप बोल सकते हो कि जैसे मैं बोलूं कि इस पूरे क्लास में सभी बच्चों का जो है मैथ्स में क्या है, 50% क्रॉस है, 50% क्या है, एबोव है, ऐसा बोल दिया। कोई भी एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि मैं इस पॉपुलेशन में क्लास में जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, एन लोग हैं, इन सभी लोगों का 50% से अधिक है किसमें, मैथ्स में। कहानी समझ में आ रही है इतनी सी बात। तो ये मैं एक स्टेटमेंट बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट को ट्रू और फॉल्स करने के लिए हम पूरे क्लास में सभी को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्लास के सभी बच्चों को टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, इसमें से कुछ लोग को उठाते हैं, कुछ लोग को ही बोलते हैं उसको सबसेट। तो सबसेट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल। तो सैंपल के एक्चुअल में सबसेट होता है पॉपुलेशन का, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ता है कि ये सभी पर चेक करने की जरूरत नहीं है, सामने वाला जो स्टेटमेंट बोल रहा है उस स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए कुछ लोग से ही काम क्लियर हो जाएगा। रेंडमली आपको सेलेक्ट करने हैं, मान लो इसमें एन लोग हैं, आपने यहाँ से सैंपल उठाया, सैंपल मतलब कुछ लोगों का, मान लो इसमें से आपने, मान लो क्लास में कितने बच्चे हैं, चलो मैं दे देता हूँ 1000 बच्चे हैं, ठीक है। अब 1000 बच्चों को चेक करना तो इजी नहीं है कि भाई 1000 स्टूडेंट है, सबका नंबर जाऊं मैं चेक करूं कि मैथ्स में सभी जो है मैथ्स में कितना लाए हैं, मैं सिर्फ मैथ्स की बात कर रहा हूँ 50 नंबर से वो ज्यादा लाए हैं, ऐसे चेक करना तो इजी नहीं, एक एक बच्चों का लाके चेक करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, रेंडमली इनमें से कुछ बच्चों को उठाऊंगा। मान लो मैं रेंडमली इसमें से 50 बच्चों को उठाता हूँ, तो इन 50 लोगों का चेक करूंगा कि मैथ्स में कितना है। आप 50 ही नहीं, आप 20 भी ले सकते हो, 50 भी, 35 भी, 40 भी, 70 कुछ भी ले सकते हो, 100 लोगों को जितना आप उसके सबसेट उठा सकते हो उठा लो। चेक करो, आपने रेंडमली उठाया है, छाटा नहीं है, देखा नहीं है, रेंडमली किसी भी बच्चों को उठाया देखा, उसके बाद आपने टेस्ट किया, वहां पर टेस्ट किया तो सबका रिजल्ट देखा, अरे हाँ सबका क्या आ रहा है, 50 से ऊपर है। तो हम बोलते हैं कि भैया हमने कुछ सैंपल उठाया और इस सैंपल में सभी बच्चों का जो है नंबर जो है मैथ्स में 50 एबोव है, इसका मतलब आपका स्टेटमेंट ट्रू है कि वो जो है सभी क्लास के सभी बच्चों का नंबर क्या होगा, 50 से एबोव होगा। कहानी समझ में आई कि सैंपल क्यों लेते हैं, सैंपल इसलिए लेते हैं जब हम पूरे क्लास को वर्क ना कर पाए, यानी कि पूरी पॉपुलेशन पर वर्क ना कर सके, तो हम वहां पर हम सैंपल वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो सैंपल लेने से क्या फायदा होता है कि कुछ लोग को चेक करो, अगर वो स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो हम बोल देते हैं कि वो सभी के लिए फिर ट्रू है, वैलिडिटी है, ठीक है। क्योंकि आपने रैंडम उठाया मतलब जरूरी थोड़ी कि एकदम किस्मत ऐसी होगी कि आपने जिसको चेक किया सबका 50 ही हो, है ना। रैंडम उठाया मतलब अगर एक भी बच्चे का फेल हो गया, 50 से नीचे हो गया, तो हम बोलेंगे आपका स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि मैंने सिर्फ 50 को उठाया, उसमें ही देख लिया कि एक बच्चे का नंबर कैसा आया है कि वो जो है क्या है, 50 से कम है। तो आपका स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स हो जाएगा उस केस के लिए। तो यहाँ पर ये जो मैं लिखाया हूँ, ये क्या लिखा है, पढ़ो। हाइपोथेसिस टेस्टिंग एज अ सर्टेन विदर अ पर्टिकुलर एज्यूम्पशन, एक पर्टिकुलर एज्यूम्पशन होता है जो क्या हो, सभी पॉपुलेशन को ट्रू करने के लिए रहता है। कंडीशन टारगेट ये रहता है कि उसको क्या किया जाए, ट्रू करा जाता है। ट्रू मीन्स सच्ची बताना है, सही बताना है कि वो जो है सही है, ठीक है। इट इज ए स्टैटिकल, एक स्टैटिकल टूल्स होता है जो क्या डिटरमाइन करता है, वैलिडिटी बताती है किसके, किसी भी होने की, ठीक है। यानी कि सैंपल के होने की वैलिडिटी को ये बताता है। ये एक्चुअल में ये एक स्टैटिकल टूल है। अब ये वैलिडिटी समझ रहे हो ना, वैलिडिटी होती है किसके, उस सैंपल के। इनफेरेंस मींस क्या होता है, इनफेरेंस मींस होता है उसके घटना घटित होने की जो प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, अनुमानित है, उस चीज की बात करते हैं।
तो ये जो डिटरमाइन देता है, यानी कि सैंपल, ये जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग से ये पता चल जाता है कि ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है फॉर फ्रॉम ओवरऑल पॉपुलेशन, या जितनी भी पॉपुलेशन है, जो भी पॉपुलेशन है, उन सभी में से ये बताता है कि आपका जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है, उसके बाद और भी देखते जाओगे तो यहां से हम बोल सकते हैं जो कॉन्सेप्ट है इस चीज का, ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपोथेसिस, द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का जो कॉन्सेप्ट होता है, क्या चीज के लिए वर्क, ये हमेशा वर्क करता है, वर्क ऑन द प्रोबेबिलिटी। यहाँ लिखे ना, इन्फेरेंस बाय इवैल्यूएशन, मतलब कितने होने की प्रोबेबिलिटी है ना, हैपनिंग होने का जो भी होता है उसकी प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड होता है। तो मतलब कंसेप्ट ऑफ हाइपोथेसिस वर्क करता है किस पर, प्रोबेबिलिटी का, यानी कि अनुमानित पर ये क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, ऑफ एन occurring event, of an event occurs। ये तो बात हो गई यहां तक की चीज। उसके बाद ये क्या करता है, ये दो ही चीज बताएगा, इट कंफर्म, ये तो सिर्फ समझाने के लिए बताया मैं, अभी मैं इसका शॉर्टकट भी समझाऊंगा कि शॉर्टकट में क्या होता है इसका डिटेल। ठीक है, अभी पहले डेफिनेशन से जा रहा हूं मैं। ये जो स्टैटिकल टूल है ये क्या करता है, कंफर्म करता है, इट कंफर्म विदर द प्राइमरी हाइपोथेसिस, प्राइम मीन्स जो आपने स्टेटमेंट माना है, ठीक है, प्राइमरी सब समझाऊंगा अभी, प्राइमरी हाइपोथेसिस, प्राइमरी हाइपोथेसिस रिजल्ट्स रिजल्ट्स आर करेक्ट और नॉट, करेक्ट और नॉट। जैसे अभी हमने एक प्राइमरी स्टेटमेंट माना, कौन सा स्टेटमेंट माना कि एक क्लास में 1000 लोग हैं, इस 1000 लोगों में से मैंने कहा कि सभी बच्चों का क्या है, ऑल स्टूडेंट्स के क्या है नंबर जो है मैथ्स में 50 से एबो है, ठीक है, ग्रेटर देन 50 है। तो ये एक स्टेटमेंट हो गया, इसको प्राइमरी बोलूंगा। अब इसको टेस्ट करूंगा कौन से मेथड से, हाइपोथेसिस टेस्टिंग से। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग से ये पता चल जाएगा कि आपका स्टेटमेंट ये सही है या गलत है, यानी कि वो प्राइमरी स्टेटमेंट का जो हाइपोथेसिस के थ्रू हम चेक करते हैं कि ये रिजल्ट जो है करेक्ट है या नॉट है। तो इसका सिंपल फंडा और कुछ नहीं है, पॉपुलेशन में से कुछ लोग को उठाना है, उस पर हम टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे, हाइपोथेसिस यूज करके टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। बस वही चीज यहाँ पर बताता है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अभी और देखते जाओ। अच्छा, अगर सामने वाला बोले भाई इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो इसका यूज यूज कहाँ कहाँ करते हैं हम, यूज ऑफ यूजेस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इसका हम बोले तो कहाँ कहाँ करते हैं, तो मेडिकल एरिया में भी, यानी कि ठीक है, हम मेडिकल एरिया में करते हैं, बायोलॉजी एरिया में करते हैं, रिसर्च बायोलॉजी, बायोलॉजी एरिया में, क्रिमिनल्स में, ठीक है, क्रिमिनल टेल्स में, क्रिमिनल को टेस्ट करने में, ट्रायल करने में, परीक्षण करने में, ठीक है, मार्केटिंग में, सब में यूज होता है ये, रियल लाइफ में बहुत यूज होता है ये, मार्केटिंग लाइन में और मैन्युफैक्चरिंग में। हर जगह यूज होता है इसका, ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। जैसे बायोलॉजिकल में कैसे यूज होता है, जैसे मेडिकल एरिया में, दवाई एरिया में, आपने जो कोई दवाई बनाया है वो प्रोडक्ट कितना परसेंट चल रहा है, कितना परसेंट नहीं चल रहा है हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से, वो सब चीज की जानकारी। अभी सबके हिसाब से एग्जांपल दूंगा कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे चेक करते हैं। बिल्कुल, टी टेस्ट भी इसमें यूज होगा, टी टेस्ट का, ठीक है, यूज हो सकता है। अब ये देखो कि जैसे मैं बता रहा, जैसे रिसर्च बायोलॉजिकल में क्या होता है, जैसे या मेडिकल लाइन में क्या हो सकता है कि मान लो आपने एक क्या बताया, ये हमारी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मीन्स और कोई नहीं,
पूरे भारत के लोग हैं, ठीक है। तो मान लो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, दवाई की कंपनी है, वो कोई प्रोडक्ट बनाती है। ये प्रोडक्ट जो बनाती है, ध्यान से समझना इस चीज को, एक दवाई कंपनी है, ये जो है क्या बनाती है, कोई ड्रग बनाता है, ठीक है। ड्रग को ये प्रोवाइड करता है, उसके बाद ये सारे लोगों में दिया जाता है, उससे रिलेटेड बीमारी में जो भी है, ठीक है, डिसीज में ये दिया जाता है। उसके बाद ये सामने वाले ने एक रिजल्ट डालेगा, क्या रिजल्ट डालेगा, बोलेगा कि भैया इस दवाई से लोगों को 20% क्या हो रहा है, इसका यूज कर रहे हैं, मतलब को फायदा हो रहा है या फिर यूज कर रहे हैं, ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबको एक एक, भारत के जितने भी पर्सन है सबको एक एक को पकड़ के चेक करना तो ईजी है नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसका सैंपल उठाएंगे, कुछ लोग पर ये चीजें अप्लाई करके देखेंगे कि क्या लोगों को कितना % फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो ठीक है, उसके बाद हम एक न्यू ड्रग बनाएंगे, चेक करेंगे कि क्या ये इससे ज्यादा है कि नहीं है। तो ये स्टेटमेंट बताएगा कि भैया ये, अगर मैं मान लो एक हाइपोथेसिस मान लिया, क्या मान लिया कि मान लिया एक और न्यू ड्रग है और बोलूंगा कि ये जो है लोगों को 50% जो है क्या करेगा, फायदा करेगा, ठीक है, प्रॉफिट देगा, यानी कि 50% जो है वो दवाई काम करेगी। मान लो एक दवाई आती है और उसको बोलते हैं ये दवाई देने से 20% लोग ठीक होते हैं, तो या फिर ये 20% जो है लोगों को काम करती है। तो मान लो मैं एक न्यू ड्रग बनाया, मैं बोला कि ये जो है लोगों को 50% वर्क करेगा उस पर, तो मैं ये चेक करूंगा, तो ये हाइपोथेसिस ऐसा मानूंगा पहले से, प्राइमरी हो गया कि 50%, तो ये चेक करूंगा इस पर टेस्ट लगाकर कि क्या ये सही है कि गलत है। अगर सही होगा तो फिर, अगर तो फिर यही वाला मार्केट में चलेगा, और रॉन्ग होगा तो फिर यही चलेगा भैया, ऐसा। जैसे अभी आया था कोविड से रिलेटेड, कोविड में भी क्या हो रहा था, कोई वैक्सीनेशन आ रही थी, तो जितने भी वैक्सीनेशन सारे देश के अलग अलग बना रहे थे, लोग बोल रहे थे ये कारगर है, ये कारगर है, ये कारगर, बट जो सफल है तो अब सबसे पहले माना जाता है ना, कि मान लेते ये कारगर है तभी तो हम उस पर टेस्ट करते हैं। पहले तो मानना पड़ेगा ना भैया, ये मैंने जो वैक्सीन बनाया है ये जो है कारगर है, ये ऐसे हाइपोथेसिस करना पड़ता है, लोगों को मानना पड़ता है, एज्यूम करना पड़ता है कि भैया चलो ये एज्यूम कर लिए, ये हाइपोथेसिस जो है, यानी कि ये जो ड्रग है, ये जो है ये लोगों को क्या करता है, फायदा देगा ये कोविड में। तो ये पहले क्या करते हैं, मानते हैं, फिर उसके बाद ये कुछ लोगों पर अप्लाई करते हैं, यानी भारत के सभी में से नहीं, कुछ लोगों को उठाते हैं, उसमें से सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और लगा के देखते हैं कि उनको फायदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो ये बिकना चालू हो जाएगा, नहीं कर रहा होगा, नुकसान होगा, तो फिर कोई दूसरा टेस्ट अप्लाई करेंगे। यही प्रोसेस होता है। तो रिसर्च बायोलॉजिकल में भी, अब क्रिमिनल में भी कैसे ट्रायल करते हैं, मतलब क्रिमिनल क्रिमिनल में कैसे करते हैं, क्राइम में भी। तो क्राइम में भी इसलिए करते हैं, जैसे मान लो कि इसके लिए एक एग्जांपल बोल सकते हैं, मान लो जो है दो बंदे हैं, ठीक है, इस दो बंदे ने, एक सही है एक गलत है, होता है ऐसा भी, कभी कभी ऐसा चांस आ सकता है कि ये जो है, मानता हूँ कि इसके ऊपर भी मान लो 2-3 केस है, एक चोरी का लगा हुआ है और भी मारपीट का लगा हुआ है, इसके ऊपर चोरी मारपीट मर्डर सारे केस लगे हुए हैं। उसके बाद इस पर क्या है, जो है केस करते हैं, इस पर जब केस किया जाता है तो हो सकता है कि जो है सही है, ये बंदा मतलब इनोसेंट है ना, बोल सकते हैं ये इनोसेंट है, ज्यादा मतलब है तो, हालांकि मानता हूँ कि क्राइम किया इन्होंने, बट इसके कंपैरिजन में थोड़ा इनोसेंट है, बट इसको जो है फांसी हो जाती है और इसको नहीं होती है। तो इस टाइप के केस में तो यहाँ पर हाइपोथेसिस लगाया जाता है, मानते हैं कि भाई चलो ये बंदा ठीक है, ये अच्छा है, इनोसेंट है, या फिर इसके करस्पॉन्डिंग में देखते हैं कि कौन सही है कौन नहीं गलत है, इसका यूज करके हम बता सकते हैं कि, इसीलिए इसका यूज करके हम हाइपोथेसिस बता सकते हैं कि भाई कौन सा बंदा सही है कौन सा इनकरेक्ट है, ये चीजें करते तय करते हैं वहां पर भी। तो इसका यूज कर सकते हैं वहां पर भी, क्राइम में भी एक तरफ से यूजेस है इसका, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। मार्केटिंग में जानते हैं कोई प्रोडक्ट बनाया, कितना चल रहा है कितना नहीं, ये सारी चीज मार्केटिंग में ज्यादातर यूज होता है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब भी वही कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बना रही है तो वो सही है कि गलत है, ये सारी चीज की जानकारी के लिए हम लोग इसका भी यूज करते हैं। तो मतलब इन जगह पर देखा जाए तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का यूज होता है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी पहले जानकारी तो समझ ले क्या होता है। अब अगर मैं ये सब चीज तो पूरा हाइपोथेसिस में आता है, ठीक है। अब आता है कि स्टैटिकल हाइपोथेसिस क्या होता है, स्टैटिकल हाइपोथेसिस, ठीक है। अब स्टैटिकल हाइपोथेसिस क्या होता है भाई, ये जानो। तो स्टैटिकल हाइपोथेसिस, अब स्टैटिक्स में बात करते हैं, ठीक है। जब हम स्टैटिक्स में बात करेंगे उस हाइपोथेसिस को, उसको स्टैटिकल हाइपोथेसिस बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये स्टैटिकल में नहीं आएगा, मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग ये सभी चीजें जो है स्टैटिक्स में नहीं आएगी, मतलब ये एक्चुअल में कंपनी तो रिलेट कर रहा है डेली लाइफ से, है ना, तो वो चीजें नहीं हो जाती है। तो ये एक्चुअल में कुछ और नहीं, एक स्टेटमेंट है, एक ऐसा स्टेटमेंट है, एनी स्टेटमेंट एनी स्टेटमेंट रिलेटेड टू अ पॉपुलेशन
related to a population is called statistical hypothesis. तो स्टैटिकल हाइपोथेसिस एक्चुअल में कुछ नहीं, सिर्फ एक स्टेटमेंट होता है, यानी कि वो किससे रिलेट करना चाहिए, पॉपुलेशन से, उसी चीज को हम बोलते हैं स्टैटिकल हाइपोथेसिस बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। स्टैटिकल हाइपोथेसिस कुछ और नहीं, एक स्टेटमेंट है जो आप सामने वाले ने देगा स्टेटमेंट, चेक करना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या इनकरेक्ट है, वो सारी चीजें देखेंगे, उसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट, कौन सा, स्टैटिकल हाइपोथेसिस। अगर मैं बात करूं इसके एक एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल देख लो, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। एक एग्जांपल ले लो, एज द मीन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या लिखा, एज द मीन ऑफ पॉपुलेशन। मान लो पॉपुलेशन का मीन कितना है, ऐसे एज्यूम करे, ठीक है, म्यू इक्वल 50। पॉपुलेशन के लिए म्यू म्यू बोलते हैं ना, बताया था, पॉपुलेशन का जो मीन निकालते हैं हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। तो मान लो मीन कितना है, बोल रहा है 50 है, ठीक है। तो टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, टेस्टिंग द हाइपोथेसिस whether it is true, it is true or not, ठीक, is called, is called hypothesis testing, testing which is done, which done on the basis of sample data, ठीक है। ये चीजें समझ लो क्या लिखा है। इसका एग्जांपल बोल रहा हूँ, पॉपुलेशन का मीन ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कितना है, 50 है, तो अपन क्या करें, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। इससे क्या पता चलेगा इधर जहां ये कैसा होगा स्टेटमेंट, ये मीन कैसे होंगे, ट्रू होंगे या तो नहीं होंगे, इस चीज को ही बोलते हैं। मतलब अपन ऐसा एज्यूम करते हैं कि मान लेते हैं इसका जो है मीन कितना है, पूरे पॉपुलेशन का मीन कितना है, 50 है, एवरेज लेके चल रहे हैं कि 50 है। तो अगर वो स्टेटमेंट ट्रू होगा या नहीं होगा, तो ये डिपेंड करता है किस पर, बेसिस ऑफ सैंपल। हम कुछ सैंपल उठाएंगे, लिखा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप सबका पूरे पॉपुलेशन का नहीं चेक करेंगे, हम क्या करेंगे, सैंपल उठाएंगे कुछ, और उस सैंपल का क्या चेक करेंगे, मीन चेक करेंगे। तो उस सैंपल का मीन अगर 50 आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि सभी का फिर वो जो है ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। तो हम ये पूरा चीज डिपेंड करता है किस पर, सैंपल पर। तो ये चीजें ध्यान देना कि ये जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है हमेशा ऑलवेज वर्क करता है किस पर, वर्क डन बाय द बेसिस ऑफ सैंपल, सैंपल के बेस पर ये जो है काम करता है, ठीक है। अब ये दो टाइप के होते हैं, एक तो कैसा, नल हाइपोथेसिस, देयर आर टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स, ये दो टाइप के होते हैं। पहला पहला नाम आता है जिसको नल हाइपोथेसिस बोलते हैं, या फिर जीरो हाइपोथेसिस बोल दो, नल हाइपोथेसिस, नाम में ही दिख रहा है नल हाइपोथेसिस या फिर जीरो हाइपोथेसिस, लिखने की जरूरत नहीं है, इतना ही से समझ लो। अब नल हाइपोथेसिस क्या होता है उसके बारे में जान लो, ठीक है। नल हाइपोथेसिस क्या होता है, एक्चुअल में ये भी क्या स्टैटिकल ही है, स्टैटिकल हाइपोथेसिस, द स्टैटिकल hypothesis the statistical hypothesis is which is assumed to be the test, to be the test is started is called null hypothesis।
it is denoted by it is denoted by H0। तो नल हाइपोथेसिस क्या होता है इसके बारे में जान लो। नल हाइपोथेसिस कुछ और नहीं, दिस इज द स्टैटिकल हाइपोथेसिस, ये भी एक स्टैटिकल हाइपोथेसिस होता है जो क्या करता है, विच इज एज्यूम टू बी टेस्ट। हम एज अज्यूम करते हैं कि जो टेस्ट है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, नल हाइपोथेसिस, मतलब स्टार्टिंग ही पॉइंट। जैसे हमने बोला ना कि हमने मान लिया क्या है, म्यू बराबर क्या ले लिया 50, तो इसी को एज्यूम कर लो कि भैया चलो ठीक है उसका मीन क्या है 50 है, तो वही आपका H0 बनेगा। मतलब H0 वो स्टेटमेंट में जिसमें म्यून को हम म्यू 050 लेके जाए। भाई सामने वाला आपको स्टेटमेंट दिया तो इसको ट्रू करना है या फॉल्स लेके चलना है, तो ये मानना पड़ेगा ना कि ये क्या है, नल हाइपोथेसिस, ऐसा मानना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं बोलूंगा, भाई ध्यान से समझो, ये पूरे क्लास के स्टूडेंट है, मैंने कहा एक स्टेटमेंट दे दिया कि मैंने कहा कि सभी बच्चों का जो एवरेज मार्क्स जो है 50 है, 50% है, मतलब सभी बच्चों का 50 के आसपास का नंबर होगा तभी तो 50% है। तो क्लास का एवरेज कितना गया, 50% गया। तो मैं क्या करूंगा, एक सैंपल उठाऊंगा, चेक करूंगा। तो सैंपल को फर्स्टली ये मान के चलो कि भैया जो है म्यू कितना है, म्यू की वैल्यू कितनी है, 50 है, ठीक है। तो पूरा जो है ये 50% इसका एवरेज लेके चलोगे। उसके बाद ध्यान से समझना, 50% लेके चले, आपको स्टेटमेंट कैसा मिल गया, करेक्ट मिल गया, यानी कि हम एक्सेप्ट करते हैं उस चीज को कि भैया ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो जब हम बोलते हैं करेक्ट है तो मीन के बराबर ही आ गया, तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो गया, तो हम बोलते हैं ये एक्चुअल में फिर क्या है, नल हाइपोथेसिस है। यानी कि नल हाइपोथेसिस में कुछ और नहीं मिलेगा, यानी कि जो आंसर मिलेगा वो ट्रू ही मिलेगा, यानी कि 50% ही मिलेगा। इनकेस अगर ये 50% नहीं होता है, कुछ और आ गया, सपोज करो 50% ना आके कुछ और आ गया, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे, भैया फिर तो ये मतलब यहाँ पर हम दो चीज की बात करेंगे, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट या तो एक्सेप्ट होगा या तो रिजेक्ट होगा, यस या नो वाली बात होगी ना, स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। करेक्ट को हम बोलते हैं एक्सेप्ट, और जो करेक्ट नहीं हो रहा है उसको हम बोलते हैं रिजेक्टेड, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट सामने वाले ने दिया हुआ है, अगर वो क्या है, पहले तो उसी को ही लेके चलेंगे, मान लेते हैं ये करेक्ट है, और हम फिर उसको टेस्ट करते हैं, अप्लाई करने के बाद अगर मुझे आंसर यही मिलता है, गिवन यही हो जाता है, आंसर के इसी के बराबर हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि हमारा स्टेटमेंट कैसा है, एक्सेप्टेबल है। आपका स्टेटमेंट कैसा है, एक्सेप्टेबल है, यानी कि हम उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, इसका मतलब फिर वही है नल हाइपोथेसिस। तो दूसरा, यानी कि अगर वो ना आए, तो वो ना आए तो वहां पर हम बोलते हैं कौन सा स्टेटमेंट, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सब यूज कर रहे हो वैसे, जैसे हम कोई मैथ्स को सवाल को प्रूफ करते हैं, अगर इसका सीधा साधा सिंपल कोई फॉर्मूला से प्रूफ नहीं होता है, तो हम इसका कोई क्या अल्टरनेट निकाल लेते हैं कि इस टाइप की चीजें होती है तो ऐसे प्रूफ करा जाता है, ठीक है। तो ये अल्टरनेट हो जाता है, जैसे सभी का प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि भाई 25 कितना होता है, तो आप गुणा करने बैठोगे, गुणा करने की जरूरत नहीं, सीधा बोलते इसमें 3 का गुणा कर दो, 625 हो जाता है। यानी कि अगर ये राइट साइड में सेम हो जाते हैं, तो वहां पर जो है हम इसमें 2 में 1 बढ़ा के 3 दूना 6 कर देते, 625 कर देते। तो ये अल्टरनेट मेथड हो गया, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, मेन प्रूफ करोगे तो काफी टाइम लगेगी। इसका अल्टरनेट प्रूफ ये है कि भैया लास्ट को चेक कर लो, लास्ट में सेम होना चाहिए, और भी है ना, और जोड़ने पे 10 होना चाहिए, और शुरू का सेम होना चाहिए। लाइक अगर मैं बोलूँ 95 इंटू 95 हो गया, तो देखो अल्टरनेट मेथड का यूज, अल्टरनेट मेथड करता है दोनों में 5 है, ठीक है 5 है, मतलब 5 5 10 हो रहा है, और दोनों में सेम है, ठीक है सेम है, तो सेम है तो 2 से 1 बढ़ाया, तो 9 से 1 बढ़ाऊंगा 10 होगा, 10 नहीं 90, 90 और 25 का 25 कर दिया, दिस इज राइट आंसर। ये अल्टरनेटिव मेथड यूज करते बोलते हैं इसको, अल्टरनेटिव मेथड हमारे लिए काफी आसान होता है, ठीक है। तो अल्टरनेट मेथड क्या हो गया, जो मेन मेथड है अगर वो ना आए तो उसको हम बोलते हैं अल्टरनेट मेथड। अगर आपसे मेन मेथड से प्रूफ ना हो तो आप कोई दूसरा मेथड यूज करे, उसको हम बोलते हैं अल्टरनेट मेथड। सिमिलरली हाइपोथेसिस में भी होता है, अगर आप मेन फॉर्मूला से गए, अगर टेस्ट किए, चेक किए, अगर वो नहीं आया, तो मतलब हम फिर क्या बोलेंगे, वो नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में क्या होता है, आपको आपसे जो स्टेटमेंट बोला वो अगर करेक्ट हो गया तो हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस, अगर वो नहीं आया कुछ और आया तो उसको बोलते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस। कहानी समझ में आई। इसका मतलब हम बोल सकते हैं जो इसका कंट्राडिक्स आता है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन ये बनेगी, द स्टेटमेंट दैट डायरेक्टली डायरेक्टली कंट्राडिक्ट
ठीक है, डायरेक्टली क्या करता है, उसको क्या करता है, कंट्राडिक्ट करता है। A statement that directly contradicts the null hypothesis, the null hypothesis is called alternative hypothesis। कहने का मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगा, अगर आपका स्टेटमेंट एक्सेप्ट हुआ तो वो कौन सा हो गया, नल हाइपोथेसिस, और यदि वो रिजेक्ट हो गया हम बोलेंगे कौन सा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। बताओ क्या ये चीजें सबको समझ में आ गई कि क्या होता है। इट इज डिनोटेड बाय HA या फिर H1। इसको H1, जैसे H0 था इसको H1 बोल दो, या फिर HA लिख दो, इसका कैपिटल लेटर HA। HA मीन्स अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। कहानी समझ में आई कि नहीं है। ये कब समझ में आएगा, कैसे पता चलेगा भैया कि अभी अल्टरनेटिव है कि ये हाइपोथेसिस है, जब हमारा सामने वाले ने कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है, अगर वो स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो हम बोलेंगे वो नल हाइपोथेसिस है, यानी कि एक्सेप्ट हो गया तो नल हाइपोथेसिस। अगर वो रिजेक्ट हो गया तो हम बोलेंगे वहां पर कौन सा लगेगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। क्लियर हुआ। जैसे इसका यूज अगर मैं बात करूं, एक कंपनी है, एक कंपनी में वैकेंसी निकलती है, वैकेंसी में कुछ बंदे लोग आते हैं। अब ये बंदे लोग आए तो इसने एक कंडीशन रख दिया कि भाई पहले तो आपको हाइपोथेसिस देगा ना, तो एज्यूम करके देगा कि आपको जो है बोलेगा क्रेन चलाने आना चाहिए। ये एज्यूम कर रहा है, यहाँ पर एज्यूम कर रहा है कि आपको क्या होता है कि क्रेन जो होते हैं, जेसीबी वगैरह जो है उसको जो है यूज करने आता है, जेसीबी को चलाने आता है। ऐसा एक इसने हाइपोथेसिस मान लिया कि हमारे पास जितने भी बंदे आए हैं सारे लोगों को क्रेन चलाने आता है। अब टेस्टिंग होगा, टेस्टिंग होगा मतलब ईच पर्सन को दिया जाएगा टेस्ट करने देगा। अगर ये इस पर टेस्ट किया, जेसीबी चलाने आ गया, तो ये बोलेगा यार मेरे स्टेटमेंट को तूने फॉलो किया, यानी कि तुम एक्सेप्ट हो, तुमको अंदर लेगा। अगर तुम रिजेक्ट होते बोलेगा अभी आपने तो रिजेक्ट हो गए, आपका आपको आपका हमारा जो हाइपोथेसिस था उसमें आप फेल हो गए, यानी कि आपका टेस्ट फेल हुआ, आप रिजेक्ट हो गए। रिजेक्ट हो गए तो अल्टरनेट दूसरे बंदे को बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा, इसको हटाएगा, अल्टरनेट इसी जैसा कोई और बंदे को बुलाएगा, तो इसी को ही बोलते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस। क्या सबको समझ में आया कि नहीं, यस या नो जल्दी बताओ कि अल्टरनेट का मीनिंग क्या है यहाँ पर। तो नल और हाइपोथेसिस, नल और अल्टरनेट का मतलब समझ पाए कि नहीं है। मतलब अगर कोई स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल हो गया हम बोलेंगे वहां पर नल हाइपोथेसिस है, कुछ चेंजेस ही नहीं हुई ना भाई, हमारा वो नल हाइपोथेसिस हो गया। अगर वो रिजेक्ट हो गया तो वहां पर हम क्या बोलते हैं, कौन सा स्टेटमेंट, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। सब लोग बताओ यस या नो, क्लियर हुआ कि नहीं, बताओ यहां तक की चीजें। बोलो 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 भाई। तो सिंपल लैंग्वेज में यही है कि अगर आपका स्टेटमेंट जो है, अब स्टेटमेंट कहीं से पैदा नहीं होगा, एक कंडीशन होती है, एक स्टेटमेंट होता है किसी भी चीज के लिए। अगर उस स्टेटमेंट को हम फॉलो करते हैं तो हम बोलते हैं कि भैया ये जो है नल हाइपोथेसिस है। ठीक है, बात समझे। जैसे मान लो आर्मी की क्या होती है, आर्मी की भर्ती निकली, तो आर्मी की भर्ती निकलती है तो एक हाइपोथेसिस माना जाता है कि नहीं माना, क्या माना जाता है, अरे भैया हाइपोथेसिस ये माना जाता है कि जो रनिंग है वो सबको करीब करीब 4 मिनट में कंप्लीट करने हैं, 4 मिनट में, 4 मिनट में कितने 1600 मीटर को कंप्लीट करना है, करता है, जो भी करेगा वही है। ये हाइपोथेसिस उन्होंने दे देता है, एक स्टेटमेंट दे देगा। तो हाइपोथेसिस कुछ और नहीं, ओनली स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट क्या है कि ईच पर्सन को 4 मिनट में 1600 मीटर कंप्लीट करना है। अब क्लियर करे या ना करे वो बात की बात है कि भैया वो उसको कंप्लीट करता है कि नहीं करता है। तो जो जो कंप्लीट कर लेगा वो एक्सेप्ट हो जाएंगे, यानी कि उसको उसने इस कंडीशन को फॉलो किया, मतलब वो नल हाइपोथेसिस है। मान लो 4 लोग आए, चारों लोग ने कंप्लीट कर दिया, अल्टरनेट की जरूरत ही नहीं पड़ी। 4 बंदे आए, चारों ने इसको कंप्लीट कर दिया, तो वो चला गया, तो वो नल हाइपोथेसिस में आ जाएगा कि हमारे स्टेटमेंट को सभी लोग फॉलो किए, नल हाइपोथेसिस।
अगर इसमें फॉलो नहीं करेगा, हमको तो बंदे कितने प्लेस चाहिए भाई, मान लो जैसे 10 पोस्टर निकले हैं, 10 पोस्ट है, तो 10 सीट भरने हैं, तो 10 सीट भरने हैं। इसने क्या किया, तो मान लो नौ ही लोग इसको क्या किए, पास किए, 9 लोग पास किए, तो भैया एक बंदा नहीं हुआ ना, तो एक के नहीं होने से उसको फिर से अल्टरनेट एक और वैकेंसी निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसने जो है 10 पोस्ट चाहिए थे, 10 फिल नहीं हुए, 9 ही फिल हुए हैं, तो वो क्या करने का, अल्टरनेट इसी जैसा एक और क्या करेगा, भर्ती निकालेगी, वैकेंसी निकालेगा, उसमें फिर से अप्लाई करेगा, चेक करेगा, तब फिल करेगा उसको। कहानी सबको समझ में आ गई? तो अल्टरनेट का मतलब ये यूज होता है कि वो एक्चुअल में वो रिजेक्टेड है, यानी नल हाइपोथेसिस जब रिजेक्ट होता है तो वहां अल्टरनेट होता है। तो इससे ये साबित होता है कि कभी भी नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस ऑलवेज कैसे होते हैं, कंट्राडिक्ट, मतलब ऑलवेज जो है अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। मतलब जहां नल है वहां हाइपोथेसिस कौन सा नहीं होगा, अल्टरनेट नहीं होगा, और जहां अगर ये नहीं है वहां 100% अल्टरनेट है। क्लियर है? ये चीजें समझ में आ गई। मतलब H0 और H अल्फा के या HA के बारे में क्या बोलोगे, मैं बोलूंगा यहाँ पर जो है ये स्टेटमेंट जो है नल हाइपोथेसिस है, मतलब वहां पर अल्टरनेट की जरूरत ही नहीं है, वहां अल्टरनेट हाइपोथेसिस नहीं होगा। अल्टरनेट हाइपोथेसिस तब यूज किया जाता है जब वहां पर ये रिजेक्टेड हो जाता है, मतलब ये नहीं हुआ होगा, तब यहाँ पर इसकी यूज किया। तो अल्टरनेट का मतलब यही होता है, ठीक है। चलिए यहां तक अगर आ गया समझ में तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको HA या H1 से डिनोट कर दो, बातें की है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर सिंपल क्या होते हैं, ठीक है। सिंपल स्टैटिकल हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस पहले ये बेसिक चीजें जान लोगे ना, तो आपको जियोस्टैटिक में आपको पढ़ने में काफी आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल यानी कि सिंपल स्टैटिकल हाइपोथेसिस क्या होता है। अब सिंपल स्टैटिकल हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि जो आपका जो है, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, आपको अच्छा समझ में आएगा। इफ द स्टैटिकल if the statistical hypothesis, यदि जो स्टैटिकल हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाए, स्पेसिफिक द if the statistical hypothesis is specific the population completely हो जाए, then it is called simple statistical, then it is called simple statistical hypothesis। मतलब क्या बोल रहा है, अभी अभी समझ लो। अदरवाइज अगर ये नहीं है तो अदरवाइज इट इज कॉल्ड कंपोजिट हाइपोथेसिस। जो स्टैटिकल जो सिंपल नहीं है वो कंपोजिट है, जो कंपोजिट होगा तो वो सिंपल नहीं। तो यहाँ पर भी ये चीजें बात आती है। अब ये है क्या चीजें एक्चुअल में, देखो सिंपल स्टैटिकल का मतलब होता है जैसे इफ द स्टैटिकल हाइपोथेसिस कैसे हो जाए, स्पेसिफिक द पॉपुलेशन कंप्लीटली हो जाए, यानी कि वो जो है कंप्लीट हो जाए, ना कम ना ज्यादा की बात नहीं हो रही है, ठीक है। कंप्लीट हो गया, वही चीज आ गया। जैसे मैंने अभी बताया कि मीन आपने लिया 50, मीन 50 लिया, आपने टेस्ट किया, आंसर चेक किया, आंसर भी क्या आ गया, मीन जो है 50 ही आ गया। तो ये जो है क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम सिंपल स्टैटिकल हाइपोथेसिस। और आपका आंसर जो है मान लो ज्यादा आ गया, 45 आ गया, यानी कि इससे कम आ गया, ज्यादा आ गया, एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, तो एग्जैक्ट नहीं आ रहा है तो वहां पर हम बोलते हैं कंपोजिट, बस और कुछ नहीं। क्लियर है इस चीज को? समझ में आई बात कि नहीं आई? तो इसका एग्जाम्पल बोलो, दे देता हूँ, एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल से देखो, मान लो एक्स जो है फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन कितना है म्यू, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है ए, सॉरी वेरिएंस कितना होता है सिग्मा स्क्वायर। ये कौन सा है, नॉर्मल वेरिएट है, आप सभी को पता है।
ये नॉर्मल वेरिएट है। तो आपको एक हाइपोथेसिस दे रहा हूं मैं, सपोज द हाइपोथेसिस। जब तक हाइपोथेसिस दोगे नहीं कैसे काम करेंगे, ठीक है। तो ये जो हाइपोथेसिस है क्या मिल रहा है, देखो सपोज द हाइपोथेसिस, पहला सपोज द हाइपोथेसिस जो हम एज्यूम कर रहे हैं वो क्या मान रहे हैं कि H0 का मतलब हो गया H0 वो स्टेटमेंट है, इसका मतलब वेरिएंस जो है, वेरिएंस के बराबर कुछ नंबर आ रहा है, वेरिएंस की वैल्यू कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, म्यू जीरो मीन्स कोई कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। और वेरिएंस भी सिग्मा स्क्वायर भी कोई एक फिक्स नंबर आ रहा है, सिग्मा जीरो का स्क्वायर, ऐसा कोई फिक्स कांस्टेंट आ रहे हैं। तो ये जो इस टाइप के हाइपोथेसिस है, उसको एक तो नल आ गया। नल क्यों बोल रहा हूं मैं, नल हाइपोथेसिस इसलिए है कि आपने जो स्टेटमेंट हाइपोथेसिस किया है, एज्यूम किया, आंसर भी वही आ रहा है। तो एज्यूम मान लो आपने इसको 50 माना, आंसर 50 आ गया, और सिग्मा स्क्वायर के लिए आपने 30 माना तो 30 आ गया। तो इस टाइप की चीजें जब आ जाती है, वही आ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं जो हाइपोथेसिस। इसका हाइपोथेसिस स्टेटमेंट क्या बताओ, मीन कितना है, म्यू है, वेरिएंस कितना है, वेरिएंस जो है सिग्मा स्क्वायर है। तो हमने एक हाइपोथेसिस माना कि मान लेते इसका जो आंसर है म्यू जीरो है, इसका भी आंसर और म्यू जीरो का स्क्वायर है। तो ये जो हाइपोथेसिस है अपने आप में कौन सा बनेगा, ये सिंपल बनेगा, ठीक है। इस टाइप के रहेंगे तो इज कॉल्ड सिंपल। अच्छा, कब नहीं आएगा, तो दूसरा कब सिंपल नहीं होगा, तो सेकंड थिंग एग्जांपल ये ले सकते हो। मान लो आपने सिर्फ क्या ले लिया, म्यू की जो है म्यू जीरो तो आया, लेकिन ये आया ही नहीं, सिग्मा स्क्वायर आया ही नहीं, तो एक स्टेटमेंट देने से तो ये भी एक कंपोजिट बनेगा। और क्या बोल सकते हो, इसके अंदर में ये पहला ये सब कंपोजिट है। सेकंड, मान लो आपने सिर्फ यही आ गया, म्यू के बारे में नहीं आया लेकिन ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं, तो भी ये क्या होगा, कंपोजिट हो गया। तीसरा, इसी में मान लो तीसरा कोई दे देता है कि म्यू का मान म्यू जीरो से छोटा आ गया, लेकिन सिग्मा स्क्वायर बराबर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, एक के होने से काम नहीं चलेगा, दोनों एकदम एग्जैक्ट वही नंबर आने चाहिए। कम आया ज्यादा आया तो वो कभी भी नहीं बनेगा। चौथा, हो सकता है म्यू आ जाए, है ना, लेकिन सिग्मा स्क्वायर ना आए, मान लो बड़ा आ जाए, तो भी एक ये चीज है। तो इस टाइप की चीजें जो रहती है इनको हम बोलते हैं दीज आर कौन सा स्टेटमेंट, कंपोजिट बोलते हैं इसको, कंपोजिट हाइपोथेसिस। कहानी समझ में आई? तो कंपोजिट हाइपोथेसिस, हाँ नल बोल सकते हो, नल जो भी स्टेटमेंट है वो आ गया तो वो क्या बन जाएगा, सिंपल बन जाएगा, ठीक। वो एक रूप है, उसका एक फॉर्म है। कंपोजिट में देखो क्या होगा, सिर्फ मीन आया वेरिएंस नहीं आया तो ये कंपोजिट है, वेरिएंस आया मीन नहीं आया तो वेरिएंस है, मीन नहीं आया उससे लेस देन आ गया तो भी वेरिएंस कौन सा हो गया, ये कंपोजिट हो गया। मीन आ गया इक्वल एग्जैक्ट आ गया, बट वेरिएंस जो है नहीं आया, ग्रेटर देन आ गया, या फिर दोनों नहीं आए, दोनों कम ज्यादा आया, तो इस टाइप की चीजें जो है अगर आ रही है, मतलब हम बोल सकते हैं कि सिंपल में कभी भी इक्वल, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल यूज करते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूंगा उसमें किसमें, हाइपोथेसिस कंपोजिट में, वहां हमेशा ग्रेटर देन, लेस देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, इस टाइप के यूज करते हैं सिंबल। समझ गए कि नहीं समझे, बोलो भाई। मान लो दूसरा एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा कि मान लो कोई पॉपुलेशन है, ये क्या है, पूरा पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन है, ये इसका सैंपल है, हमने इसमें इस सैंपल का उठाया, पॉपुलेशन में बोल रहा पॉपुलेशन का मीन जो है कितना है, सपोज कर लिया कि पॉपुलेशन का मीन, सपोज मीन ऑफ पॉपुलेशन, मीन ऑफ पॉपुलेशन म्यू बराबर आ गया 5। मैंने क्या हाइपोथेसिस किया है कि म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है। ये मैंने एक हाइपोथेसिस मान लिया। अब दो ही स्टेटमेंट्स हो सकते, इसी को क्या नाम दूंगा मैं, इसी को ही क्या बोलते हैं भाई, इसी को ही तो नल स्टेटमेंट बोलते हैं। आपने जो स्टार्ट यहीं से करना है, हाइपोथेसिस सामने वाला देगा, उसी को ही स्टार्ट करना है, H0 स्टार्टिंग, मैंने लिखा है स्टार्टिंग द
कहाँ से? जो भी आपका प्राइमरी होता है, जो भी आपको हाइपो स्टेटमेंट देगा वहीं से स्टार्ट करोगे। अगर आंसर, अब यहाँ से दो केस हो सकते हैं, तो ये क्या होगा, आएगा या नहीं आएगा, मतलब ये या तो एक्सेप्ट करेगा या तो रिजेक्ट करेगा। मतलब आंसर म्यू का मान 5 आएगा तो एक्सेप्ट होगा, नहीं आएगा तो रिजेक्ट हो गया हाइपोथेसिस आने से। समझ में आ गई बात? तो मान लो एक्सेप्ट नहीं हुआ, सपोज करो एक्सेप्ट नहीं हुआ तो रिजेक्ट आएगा। तो रिजेक्ट, मान लो ये नहीं आया तो फिर कौन सा हो गया, रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट हो गया तो हम बोलेंगे वहां पर कौन सा, H1 बोलेंगे या फिर HA बोलेंगे। तो ये क्या बनेगा, वो स्टेटमेंट बनेगा। यहाँ पर म्यू का मान फिर क्या आया होगा, म्यू का मान बेटा 5 नहीं आया होगा, यानी कि मैंने मीन 5 माना था, तो आपका मीन जो है 5 नहीं आया होगा एनी टेस्ट के थ्रू, ठीक है। बाई टेस्ट के थ्रू गए तो वहां पर मीन जो है म्यू का मान 5 नहीं आया, तो नहीं आया तो फिर क्या पॉसिबिलिटीज है बेटा यहाँ पर, तो म्यू की दो पॉसिबिलिटीज है, या तो म्यू का मान ग्रेटर देन 5 होगा या तो म्यू का मान लेस देन 5 होगा। क्लियर हुआ? तो यही चीज को बोलते हैं, यहाँ से यही चीज समझ में आ जाती है बात को। तो अब यहाँ पर अब म्यू नॉट इक्वल 5 मतलब इसी को बोलते हैं टू ट्रायल। कभी कभी ये भी देता है सिंगल ट्रायल टू ट्रायल, ठीक है। तो नॉट इक्वल 5 में दो केस बनते हैं, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं टू ट्रायल, टू ट्रायल बोलते हैं। और अगर इसमें इसमें से कोई भी एक केस आएगा, या तो ग्रेटर देन 5 या सिंगल 5, इस चीज को बोला जाता है सिंगल ट्रायल। तो जब अगर नॉट इक्वल 5 आएगा तो हम बोलेंगे ये टू टाइप का होगा, दो दो साइड के शेडेड देंगे, ठीक है। जो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे ना, आधा कर्व लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों 50% होते हैं, तो दो साइड शेडेड बनेंगे चित्र में, ठीक है। तो इसको टू टेल साइड बोलते हैं। अब इनमें से कोई भी एक आ गया, मान लो ग्रेटर, दोनों तो नहीं आएंगे ना, कोई एक ही आएगा, मैंने कहा या तो ग्रेटर देन 5 आएगा या तो लेस देन 5 आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर होता है वो सिंगल टेल है, ठीक है। तो दोनों केस हो सकते हैं, या तो एक्सेप्ट होगा, कोई स्टेटमेंट है जो आपका नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट होगा या तो रिजेक्ट होगा। अगर एक्सेप्ट हो गया तो एक्चुअल में वो नल हाइपोथेसिस बन जाएगा, और यदि नहीं आया तो वो रिजेक्ट हो गया। इसका मतलब हमारा जो हाइपोथेसिस आने वाला है वो कौन सा आएगा, वो जो है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आएंगे, और वहां अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को H1 नाम से देते हैं। तो H1 में वो आएंगे म्यू की वैल्यू जो नॉट इक्वल 5 होगी, 5 तो नहीं होगी। अब 5 नहीं होगी तो 5 से कम या 5 से ज्यादा, दोनों में से कोई एक आएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक की चीजें? बताओ, किसी को कोई दिक्कत? चलिए यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत नहीं है तो अब बात करते हैं एरियाज की, ठीक है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, क्रिटिकल, क्रिटिकल एरिया या रीजन बोलते हैं इसको, ठीक है। अब क्रिटिकल रीजन क्या होता है इसके बारे में जान लो। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, ज्यादा तामझाम नहीं करूंगा। मान लो ये रीजन दे दिया हुआ है, ठीक है, और जब रीजन देगा तो हाइपोथेसिस देगा, तो दो केस बनेंगे, ठीक है। तो मान लो ये वाले एरिया को, ये जो इस साइड का एरिया है, ये जो है आपका कौन सा है, रिजेक्टेड वाले हैं मान लो, ये वाला एरिया जो है एक्सेप्टे वाला है। एक्सेप्टिंग एरिया, रिजेक्टिंग एरिया, ठीक है। ये दो टाइप के केस हो गए। एक सेकेंड। तो इस टाइप के दो एरिया है। मान लो मैंने दे दिया, एक रेंडमली दे रहा हूं कि पहला केस, ये जो मान लो जो हम बोलते हैं ना एक हाइपोथेसिस मानते हैं, उस हाइपोथेसिस की बात करता हूँ कि मान लो जो है एक्स जो है ग्रेटर देन 4 आ गया, सपोज करो 4 मैंने दे दिया था, 4 मैंने क्या दे दिया था, मीन दे दिया था, ठीक है। यानी कि हाइपोथेसिस क्या है, हम बोल सकते हैं H0 जो है वो क्या है, म्यू की वैल्यू जो है 4 है, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू 4 है, ये आनी चाहिए।
तो अगर ये नल हाइपोथेसिस है, तो अगर ये एक्सेप्ट करेगा तो म्यू के लिए 4 हो गया, अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो हम क्या बोलेंगे, दो केस बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या, म्यू की वैल्यू 4 या 4 से कम, तो ये इस चीज का मतलब यहाँ पर ये होता है कि अगर आपका जो है एक एक्स जो वैल्यू आएगी वो अगर क्या हो जाए, उन सारे नंबर्स की बात कर रहा हूँ जो क्या हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो जाए। अगर आपका जो हाइपोथेसिस से ज्यादा आ जाए अगर नंबर, तो वहां पर हम बोलते हैं वो रिजेक्ट हो गया, वो क्या बोलते हैं उसको, रिजेक्टेड बोलते हैं उस एरिया को, ठीक है। तो यहां से हम बोलते हैं कि अगर ऐसा आता है तो वी रिजेक्टेड, वी रिजेक्ट, वी रिजेक्टेड H0, H0 को वहां पर ना हम रिजेक्ट करेंगे। तो ये जो एरिया है ग्रेटर देन इक्वल 4, इसको बोलते हैं कौन सा एरिया, इक्वल 4 नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन 4 है, 4 से बड़ा है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, रिजेक्टेड। तो इस एरिया को बोलते हैं रिजेक्टेड रीजन, 4 से बड़े के लिए रिजेक्टेड रीजन, ये होता है शायद, ठीक है, रिजेक्टेड रीजन बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं। और यदि 4 और 4 से कम आ गया तो वहां हम बोलते हैं एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है इस टाइप का चीजें। दूसरा, अगर x की वैल्यू 4 या 4 से कम आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं एक्सेप्टेबल रीजन, वी एक्सेप्ट। तो वहां हम H0 को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब जो मीन होता है अगर उस चीज से कम अगर आता है किसी भी एरिया से, ठीक है, जैसे सामने वाले ने दिया था, जैसे मान लो 50 आया, तो 50 आया तो अगर कम आता है तो हम उसको एक्सेप्ट बोलेंगे। तो उस एरिया को एक्सेप्ट जो है कौन सा बोलते हैं उसको, एक्सेप्टिंग एरियाज बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं इस एरिया की बात करूंगा तो एक्सेप्टेड रीजन बोलेंगे इसको, रीजन। मतलब ये वाला एरिया पूरा क्या बनेगा, उससे कम है तो एक्सेप्टिंग, बाहर है तो रिजेक्टेड, खत्म। अब इसमें भी आता है, बात होती है कि एरर, कि एरर क्या होता है, ठीक है। आइए समझते हैं एरर के बारे में। एरर्स, हम बोलते हैं देर आर टू टाइप्स ऑफ एरर, देर आर टू टाइप्स ऑफ एरर। एरर्स जो हैं दो टाइप के होते हैं, ठीक है। पहले का नाम ही है टाइप 1 एरर, टाइप 1 एरर। और टाइप 1 एरर कुछ और नहीं, यानी कि वो ऐसे एरर हैं, द एरर, द एरर ऑफ रिजेक्टिंग, द एरर ऑफ रिजेक्टिंग H0 when H0 is ट्रू। ठीक है, अभी समझाऊंगा इस चीज को, पहले समझ लो, पहले लिख देता हूं उसके बाद इसको समझाता हूं, ठीक है। दो टाइप का होता है, दूसरा टाइप 2, टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर, उस एरर को बोलते हैं द एरर, द एरर ऑफ एक्सेप्टिंग when H0 is false। क्या समझ में आ रहा है, कहानी समझ में आई। एरर दो टाइप के होते हैं, एरर मतलब गलती, अगर आपसे गलती हो गई तो उसको हम एरर बोलते हैं, ठीक है। तो कौन सी गलती हो गई, अरे भैया गलती ये हो गई, जो हाइपोथेसिस था H0, जो नल हाइपोथेसिस बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। तो जो हाइपोथेसिस था H0, आपने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, जबकि लिखा हुआ है व्हेन H0 इज ट्रू, यानी कि वो स्टेटमेंट ऑलरेडी ट्रू था और आपने गलती से उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो वो जो है कौन सा बन गया, उसको हम बोलते हैं टाइप 1 टाइप के एरर बोलते हैं। टाइप 2 एरर क्या बोलता है कि जब ऐसा एरर, यानी कि जब आपको एक्सेप्ट करना, आपने एक्सेप्ट कर लिया किसको, H0 को, है ना। तो द एरर ऑफ एक्सेप्टिंग बोल रहा है, एक्सेप्टिंग वाला एरर, ये रिजेक्टिंग वाला एरर बोलते हैं इसको, लिखा है द एरर ऑफ रिजेक्टिंग, रिजेक्टिंग करने का एरर किसको, H0 को रिजेक्ट करने वाला एरर बनता है जब आपका H0 ट्रू था, यानी कि H0 ऑलरेडी ट्रू था और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया।
तो उसको हम बोलते हैं टाइप 1 ग्रामर। यहाँ पर क्या हो रहा है, H0 जबकि कैसा था, फॉल्स था, उसको एक्सेप्ट नहीं करना था बट आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये इस टाइप की गलती को हम कौन सा गलती बोलते हैं, टाइप 2 एरर बोलते हैं। क्या ये दोनों समझ में आई बात आप लोगों को कि नहीं, बोलो भाई, क्या ये चीजें समझ में आया सभी को कि नहीं। ये टाइप 1 एरर अभी बताया ना, गलती जैसे दो बताया था फांसी वाला, कि दो लोग को फांसी देनी थी, एक इनोसेंट था और एक थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ऐसा जनरल लैंग्वेज में कि हरामी बोल सकते हैं ना, उस टाइप की चीजें होती हैं। तो जो गलती से दूसरे को दे, जबकि वो इनोसेंट था, उसको नहीं देना था फांसी, गलती से दूसरे के जगह दे दिए। ऐसे ही होते हैं आजकल के डेट में। कोविड में बहुत सारे वो लोगों को हुआ था, उसको कोविड नहीं था, फिर भी उस कोविड हॉस्पिटल में भर्ती होने की वजह से दूसरे का डेटा इधर उधर से मैच हो जाने से उस बंदे को भी कोविड का एक्सपेंस दे दिया, यानी कि उसको नहीं देना था उसको दे दिए, बात ही हो जाती है। तो इस टाइप की गलती जब होती है तो वहां पर हम गलती का नाम देते हैं कि भैया उसको नहीं देना था आपने दे दिया, ठीक है, यानी कि उसको हम बोलते हैं उसको रिजेक्ट करना था आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो दो टाइप के होता है, तो हमने रिजेक्ट कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। बट जबकि होता है जैसे, अब एक नॉलेज ले लो, जॉब में भी इस टाइप के जॉब में भी होते हैं, दो बंदे आते हैं, ठीक है, ये रहता है टॉपर और ये रहता है टैलेंटेड, होता है ना, इस टाइप की चीजें दैनिक जीवन में बहुत होती है। एक है टॉपर एक है टैलेंटेड, दोनों टी से स्टार्ट होते हैं भाई, ध्यान से सुनना, एक है टॉपर एक है टैलेंटेड। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, उसने बिना टेस्ट किए बोला टॉपर को एक्सेप्ट कर लो, रिजेक्ट कर दो किसको, टैलेंटेड को, मतलब उसको बस देखना इसका, जबकि परसेंटेज कम था, थोड़ा किसी कारणवश परसेंटेज कम हो जाने की वजह से उसने टॉपर को उठा के डाल दिया, क्योंकि टॉपर तो हो सकता है रट्टा मार के गया होगा, है ना। तो ऐसे चीज के लिए हम क्या बोलते हैं कि ये जो गलती हुई, इस गलती को क्या नाम दिया जाए, आपने रिजेक्ट कर दिया टैलेंटेड को और एक्सेप्ट कर लिया आलतू फालतू लोग को, तो वहां पर हम बोलते हैं उसको टाइप 1 ग्रामर, ठीक है। और टाइप 2 ग्रामर का मतलब आपको एक्सेप्ट नहीं करना था, आपने एक्सेप्ट कर लिया जबकि वो फॉल्स था, वो स्टेटमेंट फॉल्स था, उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो इस टाइप की चीजों को हम टाइप 2 एरर बोलते हैं। बोलो भाई, सबको समझ में आ गया, यस या नो, क्लियर है यहां तक की चीजें। तो यहां से ये अब आगे क्या हो रहा है, अब आगे इनकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, यानी कि जो एरर आई है उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हम बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी, ये दो चीजें बताऊंगा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, टाइप 1 एरर होने की प्रोबेबिलिटी को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। बात समझ में आई कि यहाँ पर अल्फा कुछ और नहीं, अल्फा क्या है, टाइप 1 जो एरर है उनकी प्रोबेबिलिटी होने होने की प्रोबेबिलिटी को हम अल्फा बोलते हैं। तो टाइप 2 वाले की क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर, टाइप 2 एरर वाले को हम की प्रोबेबिलिटी को हम बीटा नाम देते हैं, ठीक है, ये चीजें ध्यान देना, जहां अल्फा और बीटा दो नाम दिया जाता है, और इस अल्फा को ही हम कुछ और नहीं साइज ऑफ भी बोलते हैं, ठीक है, साइज ऑफ भी बोलते हैं, या फिर इसको दूसरे लैंग्वेज में इसको बोलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट, ये भी होता है, ठीक है, वेयर अल्फा को ही क्या बोलते हैं, लेवल, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट बोल दो या प्रोबेबिलिटी बोल दो, किसका, टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी बोल दो, ठीक है। तो इसको हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट भी बोलते हैं या साइज ऑफ एरर भी बोलते हैं, इसको कई नाम बोलते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान दे देना, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू जनरली क्या होती है, नोट करके लिख लो, ये जो अल्फा होता है, अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, 0.05, ठीक है, या फिर 0.01, एक इस दो टाइप के होते हैं। दूसरे लैंग्वेज में परसेंटेज के फॉर्म बताओगे तो अल्फा जो है 5% होता है या फिर 1% होता है। तो अल्फा की वैल्यू जो है, जो लेवल ऑफ, किसको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट बोलते हैं, उसकी वैल्यू हम 5% या 1% दोनों में से कोई भी एक होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो या तो दो टाइप में होते हैं ये, 0.05 में बोलते हैं या फिर 0.01 बोलते हैं, ये चीजें ध्यान देना है आप लोगों को। और ये भी एक चीजें बोला जाता है, दोनों चीजें, एक तो ये हो गया, दूसरा यहाँ पर हम बोलते हैं कि ये अल्फा का मतलब कुछ और नहीं, अल्फा जो है प्रोबेबिलिटी है, किसकी प्रोबेबिलिटी है, किसको है, टाइप 1 एरर का, मतलब वो बंदा जो है एक्सेप्ट कर दिया किसको, है ना,
फर्स्ट रीजन ये W क्या है, कौन सा लिखा है, द एरर ऑफ रिजेक्टिंग एरर वाला। तो यहाँ पर हम बोलते हैं उसने एक्स चला गया कहाँ पर, एक्सेप्ट वाले में, एक्सेप्ट वाले एरिया में चला गया सच दैट, जबकि H0 कैसा था, ट्रू था। ठीक है, ये वही बोल रहे हैं ना, H0 इज ट्रू, तो H0 जो है ट्रू है, और वो क्या कर दिया आपने, उसको रिजेक्ट कर दिया। ये ऐसे उनकी प्रोबेबिलिटी बता रहा है, H0 इज ट्रू। तो बीटा क्या होगा, तो बीटा भी सेम वही, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बिलोंग्स टू इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी कि W के जगह W बार बोल दो, सच दैट कि H0 इज H1 इज फॉल्स, इसको H1 इज ट्रू बोलते हैं, यहाँ पर H1 ट्रू है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है इस चीज को, यहाँ पर दो चीजें होती हैं, अल्फा का मतलब प्रोबेबिलिटी होती है, तो प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे किसके, एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू, डब्ल्यू मींस एक्सेप्टिंग वाला एरिया और एक रिजेक्टिंग वाला एरिया, दो एरिया होते हैं, डब्ल्यू और डब्ल्यू का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो H0 जबकि ट्रू था और इसको आपने रिजेक्ट कर दिया, उन नंबर्स का कलेक्शन। ठीक है, जो जो पॉइंट क्या है, जीरो ट्रू हो जाता है। यहाँ पर H1 ट्रू का मतलब H0 फॉल्स है। ठीक है, ये मीनिंग है यहाँ पर। तो जब H0 फॉल्स हो जा रहा है तो वो फॉल्स था, यानी कि वो H1 ट्रू है, और आपने उसको क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, तो ये दोनों बातें याद रखना, हो सकता है फॉर्मूला में इसका यूज होगा। दूसरी चीज की पावर ऑफ टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, पावर ऑफ टेस्ट, तो पावर ऑफ टेस्ट का मतलब क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस बीटा। इसका मतलब होता है, पावर ऑफ टेस्ट का मतलब क्या होता है, 1 माइनस बीटा, और बीटा का 1 माइनस करोगे यानी कि उस प्रोबेबिलिटी का कॉम्प्लीमेंट जो x बिलोंग्स टू W बार सच दैट H1 इज ट्रू, ये था अभी लिखाया था। तो इसका मतलब 1 माइनस इसका मतलब क्या हो गया, बोलो, मतलब ऐसा होगा कि P कहाँ जाएगा, P बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू W का कॉम्प्लीमेंट हटाओगे तो W में चल जाएगा सच दैट H1 इज ट्रू, H1 इज ट्रू, ये इसका मतलब है। ठीक है, कभी भी 1 माइनस बीटा का मतलब, यहाँ पर हम दो चीजें बात करेंगे। अब यहाँ पर हम बेसिकली बहुत सारे टेस्ट भी यूज करेंगे। अब मैं इसको इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं शॉर्टकट में अगर मैं समझाना चाहूँ तो यहाँ पर हम देखो क्या क्या करेंगे, वर्क कैसे करेंगे। शॉर्टकट में आप समझ लो इस चीज को, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का शॉर्टकट क्या है। शॉर्टकट ये है, सबसे पहले आपका एन क्या होगा, पॉपुलेशन होगा। ठीक है, एन कोई पॉपुलेशन है, उसमें से सैंपल उठाओगे, सैंपल को मान लो आपने दे दिया जिसमें क्या है, सैंपल है कुछ, इसमें से कुछ उठाओगे उसको सैंपल बोलेंगे, जो सैंपल कुछ और नहीं इसका सबसेट है, किसका, पॉपुलेशन का। फिर क्या करोगे, उस सैंपल में कुछ कंडीशन दी हुई होगी, एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो एज्यूम करेंगे, एज्यूम करने वाले को मान लो हाइपोथेसिस नाम देंगे, जनरली उसको H0 बोलेंगे, और H0 में जो भी एक क्या होगा, कोई स्टेटमेंट है। ठीक है, हाइपोथेसिस है ये। तो अब ये दो चीज हो सकता है, एक्सेप्ट करेगा या फिर रिजेक्ट होगा, दो ही केस हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि अगर ये पहला केस यहाँ पर क्या होगा, चेक करेंगे, तो H0 जो है क्या होगा, या तो अगर मान लो इफ H0 क्या हो जाए, इज एक्सेप्ट, मान लो ये एक्सेप्ट हो गया, इसका मतलब क्या है, HA क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई, आपने H0 नल स्पेस ही आ गया, नल हाइपोथेसिस आ गया, वही एक्सेप्ट हो गया, मतलब आपका HA रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा केस, अगर मान लो ये आपका कैसा हो गया, इज रिजेक्ट, अगर ये रिजेक्ट हो जाता है तो फिर H0 क्या बनेगा, इज एक्सेप्ट। ये चीजें ध्यान देना है। अब इतनी सी चीज करने के बाद हम डिटरमाइन करेंगे टेस्ट का। ट्रू ही तो लिखा हूं, कहां पर लिख रहे हो, बोल रहे, सब तो ट्रू लिखा हूं, H1 इज ट्रू लिखा तो हूं, H0 यहाँ पर क्या है, ट्रू है, तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू W है, यहाँ पर H0 फॉल्स है, H0 फॉल्स है मतलब वो H1 ट्रू हो गया, बात एक ही है। जब ये फेल हो जाता है तभी तो हम H1 निकालते हैं ना, तो H1 के बारे में बोलूंगा ट्रू,
या फिर इसी को ऐसे भी बोल सकते हो H0 इज फॉल्स, दोनों बोल सकते हो, कुछ भी बोलो। H0 फॉल्स बोल दो या फिर H1 इज ट्रू बोल दो, तो ये लाइन लिखते हैं, ठीक है। अभी जो बताने जा रहा हूँ ये समझो, ये चीजें करोगे, फिर हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे टेस्ट को। डिटरमाइन करेंगे किसको, चीज को टेस्ट करेंगे। टेस्ट में 3 टाइप के यूज कर सकते हो आप, काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है, एक ये टेस्ट कर सकते हो, दूसरा टी टेस्ट कर सकते हो, स्टूडेंट टी टेस्ट, एक जेड टेस्ट, फिशर जेड टेस्ट, ठीक है, जेड टेस्ट। ये 3 तरह के टेस्ट हम यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इन तीनों में से कुछ निकालोगे, डिटरमाइन करोगे, कुछ वैल्यू आएगी, तो हम फिर क्या चेक करेंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट, ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट से चेक करेंगे, अल्फा का चेक करेंगे, अगर आएगा तो इसको हम अल्फा बोलते हैं, जिसको हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू मालूम होती है 5% या फिर 1%, ठीक है। एक और होता है लेवल ऑफ, इसके बारे में नहीं बताया, लेवल ऑफ, एक और होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस, ठीक है। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है, जो ये नहीं वो अपोजिट होता है, उसको सी से नाम देते हैं। तो मतलब ये इसकी वैल्यू दो ही होती है, या तो 5% होगा या फिर 1% होता है, यही बताया था अभी। तो जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट होते हैं वो ऑलवेज 1% या फिर 5% होगा। एग्जाम में दोनों दिया होगा, एग्जाम में टेबल में जब भी क्वेश्चन आएगा तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट देगा सामने वाला आपको, ठीक है। तो ज्यादातर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट देगा, आपको लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं देता है, ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं देता है। लेकिन अगर बाई चांस आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है इसका अपोजिट कर दो, जिसको सी से डिनोट करते हैं। और सी की अगर ये 5% है तो 100 में से 5 का कितना हो गया, 95%, या तो 95% या तो फिर 99%, ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होते हैं। तो दोनों में से कोई एक चीज दिया होगा, बट ज्यादातर चांस क्या होगा, ज्यादातर चांस ये होगा कि एग्जाम में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट दिया होगा किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। पावर ऑफ टेस्ट में यहाँ पर लिख तो दिया हूँ, इसका कॉम्प्लीमेंट देखो बेटा, पी का बार लिखा हूँ, पी का एक्चुअल में 1 - पी, बीटा है मतलब बीटा का बार है। तो यहाँ पर H1 ट्रू था, तो ये H1 ट्रू ही है, लेकिन ये रीजन को चेंज कर दिया हूँ ना, यहाँ से समझ लो। ये पी कहाँ है, x बिलोंग्स टू डब्ल्यू बार में था, तभी डब्ल्यू में है, कन्वर्ट तो हो गया ना। ये चीजें वही रहेगी, कंडीशन तो वही रहेगा, एरिया बदल जाएगा ना, एरिया चेंज हो जाएगा, आपका कंडीशन थोड़ी बदलेगा। H1 ट्रू है, अभी भी H1 ट्रू ही होगा, बशर्ते एरिया बदल जाएगा, इस एरिया में था तो उसके कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यानी कि अगर ये पॉपुलेशन है, इस एरिया को अगर आप डब्लू बोल रहे हो तो इसको क्या नाम दोगे, डब्लू बार बोलोगे। तो जो इसका अगर बीटा यहाँ है, ठीक है ना, बीटा यहाँ है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बीटा यहाँ हो जाएगा। कंडीशन तो वही होगी ना भाई, हेड होगा तो हेड होने का इवेंट, बस कंडीशन बदल जाएगा, यहाँ नहीं, यहाँ होने का हेड। समझ में आई बात, समझ में आ गई आप लोगों को। जो डाउट है आप लोगों का कि पावर ऑफ सिग्निफिकेंट में आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पर H1 ट्रू है तो यहाँ H1 को फॉल्स लिखा जाएगा, नहीं, H1 यहाँ फॉल्स नहीं आएगा भाई, कंडीशन वही होगी, ये एरिया बदल जाएगा। यहाँ पर पी एक्स जो है बिलोंग्स टू डब्ल्यू बार था, अभी वो डब्ल्यू में चला जाएगा, बस अंतर इतना है। सबको समझ में आ गया। तो ये चीजें ध्यान देना कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट और लेवल लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दोनों में से कोई एक होगा, तो दोनों का सम वैसे कितना होता है, ऑलवेज 1 होता है। अगर ये दिया है तो ये निकाल सकते हो, ये दिया है तो ये निकाल सकते हो। चेक करेंगे फिर हम क्या करेंगे कि अगर हमारा जो है क्या आ जाए, लेस देन 5%, ठीक है। अगर हम बोलेंगे लेस देन, जो भी कंडीशन कैलकुलेट करेंगे टेस्ट अप्लाई करके, तो लेस देन अगर 5% से आता है तो हम बोलेंगे उसका मतलब वो एक्सेप्ट होगा। अभी बताया ना, एक्सेप्ट मतलब लेस देन तक चलता है, ठीक है। और अगर मोर देन आ गया तो, मोर देन आ गया, 5% से मोर देन हो गया तो हम बोलेंगे रिजेक्ट हो गया, ठीक है। ये दो चीजें समझ लेना है। तो आइए इस सारी चीज को एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन को समझा देता हूँ। भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें भी है, बट अभी फिलहाल एक क्वेश्चन को है। एक बैटरी मैन्युफैक्चर कंपनी है, ठीक है, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ये पूरा लिख दो। अ बैटरी मैन्युफैक्चरिंग बैटरी बनाने वाली कंपनी है, ठीक है। क्लेम दैट द एवरेज
claim that the average life of its two-wheeler battery is 2.1 years. The quality inspector survey ten customer to know the testing period of their batteries. The following data. कस्टमर नंबर है और एक है बैटरी लाइफ। ईयर कस्टमर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 10। और बैटरी का जो एवरेज दिया हुआ है ये 1.9 2.3 और है 2.1 और है 2.2, ठीक है, 1.9 6 का है 2.4 7 का है 2.1 8 कस्टमर के लिए जो है 2.3 9 का दिया हुआ है 2.2 10 कस्टमर जो है उनका दिया हुआ है 2.0। ये चीजें दी हुई है टेबल, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, ठीक है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो दिया हुआ है 0.17 और सिग्निफिकेंट लेवल तो जो होता है ये जनरली बताया था तो ये रहता है सिग्निफिकेंट लेवल 0.05 दिया हुआ है। कंडक्ट हाइपोथेसिस, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कंडक्ट अ हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज prove the company's claim। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन बोलता है एक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो क्लेम करती है दैट द एवरेज लाइफ ऑफ टू व्हीलर बैटरीज, दो व्हीलर बैटरीज का जो है उसका एवरेज लाइफ बता रहा है 2.5 साल 2.1 ईयर, यानी कि 2 साल 1 मंथ जो है चलता है, ठीक है। तो जो क्वालिटी इंस्पेक्टर है वो सर्वे करता है
सर्वे कैसे करेगा भाई, पूरे भारत के लोगों को जितने यूज करे सबको थोड़ी चेक कर सकता है, वो सैंपल उठाएगा, तो सैंपल मतलब कुछ कुछ कस्टमर को उठा के लेके करेगा। तो जो क्वालिटी इंस्पेक्टर है वो सर्वे करता है 10 कस्टमर को, लिखा है ना 10 कस्टमर टू नो द टेस्टिंग ऑफ पीरियड ऑफ देयर बैटरीज, उसको जो है इस तरह से क्या करता है, टेस्ट करता है तो निकालता है, तो पता चलता है कि 10 कस्टमर का बैटरी लाइफ ये निकलता है। पहले एक पर्सन पकड़ा, उसका उसकी गाड़ी का बैटरी लाइफ 1.9 मिला, दूसरे कस्टमर का बैटरी लाइफ जो है 2.3 ईयर्स मिले, तीसरा जो पर्सन था उसका 2.1 ईयर्स मिलते, ऐसे उसने 10 कस्टमर निकाले और सभी की बैटरी जो दो पहिए वाली गाड़ी होती है उनकी बैटरी का लाइफ चेक किया, तो 1.9 ईयर, 2.3 ईयर, 2.1, 2.2, 1.9, 6, 2.4, 2.1, 2.3, 2.2 एंड 2 ईयर्स, ये सारे जो है उसने सर्वे किया। फिर उसने देखा कि उसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है निकाला, तो पता चला कितना है, 0.17 है इसका। सिग्निफिकेंट लेवल जो होता है 0.5 होता है। कंडक्ट करना, चेक करना है कि ये जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है वो कंपनी जो क्लेम करती है वो क्या है, प्रूफ करना है उस चीज को। मतलब जो कंपनी क्लेम की है कि उस बैटरी की लाइफ 2.1 ईयर है, तो उतना ही होगा तो वो नल हाइपोथेसिस में आ जाएगा, ठीक है। या इससे ज्यादा होगा तो वो चेक करना है वही चीज की वो सही है या गलत है। यानी कि जो कंपनी जो क्लेम करी है कि 2.1 ईयर चलती है इस गाड़ी का, वो चलती है, ये चेक करना चाहते हैं, तो इसको चेक करने के लिए आप कैसे यूज करोगे। तो कोई इशू नहीं है, जो जो चीजें दी हुई है वो सारी चीज पर वर्क करते चले जाओगे तो आपको ऑटोमेटिक इसका जो है सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ फटाफट इसका सॉल्यूशन, अदरवाइज आप लोग टाइम लगाओगे। सिंपली देखा जाए तो क्या क्या चीजें गिवन है, सबसे पहले लिख लो। आपको एवरेज दिया हुआ है, वो किसका, पॉपुलेशन का एवरेज दिया, उसको बोलते हैं मीन, म्यू म्यू बराबर दिया हुआ है 2.1 ईयर्स, समझ में आई बात। ये किसका पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का मीन दिया हुआ है ना, एवरेज दिया हुआ है, एवरेज मतलब म्यू होता है। और क्या क्या चीज दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, यानी कि सिग्मा की वैल्यू दी हुई है कितना, 0.17 दिया हुआ है, ठीक है। और क्या क्या चीज दिया हुआ है, एन इसमें दिया हुआ है, एन जो है 10 को लेके बनाया, तो वो आपका सैंपल हो गया। और सिग्निफिकेंट कितना दिया, 0.05 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना करने के बाद आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले क्या निकालोगे, एवरेज निकालोगे खुद का। तो सबसे पहले हाइपोथेसिस को आप एज्यूम करोगे ना भाई, हाइपोथेसिस क्या है, तो यही तो हाइपोथेसिस में आएगा, नल हाइपोथेसिस बोलते हैं जिसको हम H0 बोलेंगे, क्योंकि भैया हम स्टार्टिंग ही वही लेके चलेंगे, हमारा टारगेट यही है कि वो 2.5 साल चले, तो यही हाइपोथेसिस को हम बोलेंगे नल हाइपोथेसिस। तो अभी ये पता नहीं है कि नल हाइपोथेसिस है, अभी बस लेके चलना है कि मान लेते हैं, एज्यूम कर लेंगे कि क्या एज्यूम करेंगे कि जो एवरेज लाइफ है, एज्यूम करेंगे कि H0 के अंदर में वो जो म्यू है वो क्या आता है, 10 ही आता है। मान लेते कि जो है 10 बोल रहा हूँ, 2.1 ईयर है तो 2.1 ही है, ये लेके चलेंगे। मान लेते हैं कि किसी भी गाड़ी का एवरेज कितना है, 2.1 है, लेके चला, टेस्ट अप्लाई करूंगा अब इसमें। अब टेस्ट आप कौन कौन सा अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूंगा HA कौन होगा, तो HA कोई और नहीं, HA का मतलब म्यू का मान नॉट इक्वल आएगा 2.1। ये चीजें चेक करनी है अपने को, ठीक है। एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो है आपका कौन सा हाइपोथेसिस में आएगा, नल में, और ये आपका कौन सा आएगा, आपका अल्टरनेट में हो जाएगा, ठीक है। उसके पहले हम पहले सैंपल का मीन निकालेंगे। ये किसका मीन था, ये जो है पॉपुलेशन का मीन है, ठीक है। ये किसका मीन है, पॉपुलेशन का मीन है। अब हम सैंपल मीन निकालेंगे, सैंपल का मीन निकालेंगे, और सैंपल का मीन हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। एक्स बार क्या होता है, जितने भी डेटा दिए हुए 10 लोग का एवरेज, सबको जोड़ के 10 से भाग कर दो, तो वो आपका एवरेज निकल जाएगा। तो कौन कौन सा दिया, मैं बुक से देख के लिख देता हूँ। 1.9 है, और है 2.3 है, और है इसी में 2.1 है, प्लस 2.2 है, प्लस 1.9 है, प्लस 2.4, प्लस 2.1, 2.3, प्लस 2.2, 2.2 प्लस 2 है, डिवाइड बाई 10 होगा क्योंकि 10% है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लोग का। अब इनको ऐड करके 10 से डिवाइड करोगे तो जो मीन आने वाला है, तो इसका मीन कितना आएगा, जब आप इसको दो पूरा ऐड करो, ऐड करने के बाद जब आप इसको 10 से भाग करोगे तो ये जो है इसका आंसर आएगा कितना, जो है 2.14 आएगा। कितना आएगा भाई, 2.14। ये सैंपल का मीन, जो हमने सैंपल लिया उसका एवरेज निकल रहा है 2.14, ठीक है। तो सैंपल से चेक नहीं करते, अभी टेस्ट अप्लाई करना है, तो अप्लाई क्या करेंगे, आप कौन सा अप्लाई करें, आपके पास बहुत सारे टेस्ट है, तो अप्लाइंग जेड टेस्ट, मैं जा रहा हूँ किसे, जेड टेस्ट से। अब जेड जेड टेस्ट क्या होता है, फिशर टेस्ट क्या होता है, इसका फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर हमको स्टैंडर्ड डेविएशन जब मालूम होता है, जब स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होता है तो हम जेड टेस्ट अप्लाई करते हैं। जब स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं मालूम होता है तो वहां पर हम जो है टी अप्लाई कर सकते थे, टी टेस्ट, ठीक है। वहां पर अभी सैंपल दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला लगा दो। जेड टेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, जेड टेस्ट का फॉर्मूला होता है जेड बराबर एक्स बार में से म्यू को क्या कर दो माइनस, यानी कि जो, और कौन सा म्यू मीन्स यहाँ पर म्यू जीरो होता है, ठीक है। और एक्स बार माइनस म्यू जीरो होगा, डिवाइड बाई क्या होता है, सिग्मा अपॉन अंडर रूट में एन, ये हमने जेड टेस्ट में फॉर्मूला
सीखे थे वहां पर। तो ये फॉर्मूला हो सकता है, वैसे मैं पढ़ाया हूँ शायद, इसका ये फॉर्मूला लिखाया हूँ, आप लोग चेक कर लेना। एक्स बार आपका मीन दिया हुआ है, कितना निकाले हमें, 2.14 निकाले, ठीक है। माइनस म्यू जीरो मतलब पॉपुलेशन का मीन, ठीक है। और पॉपुलेशन का मीन कितना दिया हुआ है, उसी को ही मीन मानते हैं ना, तो यानी कि एच जीरो मतलब म्यू जीरो, इसी को ही बोलेंगे, म्यू बराबर म्यू जीरो बोलते हैं। तो म्यू जीरो कोई कितना है, 2.1 है। तो 2.14 माइनस 2.1 और डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, स्टैंडर्ड 0.17 है, डिवाइड बाय अंडर रूट में 10। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर जेड की वैल्यू जो आएगी, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, मैं कैलकुलेट किया हूँ, और इसका आंसर आएगा 0.744 आएगा, ठीक है। कितना आ रहा है, 0.744, वेरी गुड, ठीक है। इसका आंसर आएगा 0.744 आ रहा है, ये जेड की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। जैसे ही जेड की वैल्यू मिल गई, अब ये हमारा अभी आंसर नहीं हुआ है, अभी सिग्निफिकेंट से चेक करना है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से, ठीक है। अब इस जेड की वैल्यू को क्या करोगे, सबसे पहले ये चेक करना है कि आपका अल्फा कितना है। अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई, 0.05 है। अब ये तो टेस्ट आपको कैसे वहां से मिलेगा भाई, ऐसे जो कर्व से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, आप लोग पढ़े होगे, तो जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, तो जब 0.05 यहाँ कहीं होता है, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू जो है निकालोगे, तो यहाँ पर जेड की वैल्यू कुछ होगी। तो आप अगर टेबल से हो, या तो इसको याद रख लो, क्योंकि हर सवाल में सिग्निफिकेंट तो सेम ही होते हैं। तो यहाँ से हम जेड की वैल्यू को बोल सकते हैं कि जेड की वैल्यू अगर ऐसी है, तो देन जेड की जो वैल्यू होती है बाई टेबल से, तो वो जेड की वैल्यू होती है यहाँ पर 1.645 होती है। कितनी होती है, 1.645। ये याद रख लो, क्योंकि ये हर सवाल में लगभग सेम ही रहता है। तो जेड की वैल्यू अगर आप जाओगे गूगल में सर्च करोगे, टेबल निकालोगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो वहां मिल जाएगा। वहां पर आप पॉइंट जाना 0.05 की वैल्यू को, यानी कि एक्चुअल में कितना है, 5% है। तो 5% की वैल्यू को देखोगे तो 1.645 जेड की वैल्यू मिलेगी वहां पर। उसके बाद अब ये जो जेड की वैल्यू है, हमारा हमारा कैलकुलेशन से आया। अच्छा, पहले से प्री में दिया हुआ था जेड की वैल्यू, जेड की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 0.744 है। तो ये जो जेड की वैल्यू है अप्रोक्सीमेट, और एक होता है एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। तो एक्चुअल में कितनी है, 1.64 है। इससे चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू हमारी बड़ी आई है। तो क्या लगता है भाई, 1.645 क्या है, बड़ा है ना। ये बड़ा है किससे, 0.744 से। जब ये बड़ा हो गया, तो हम क्या बोलते हैं भाई, हाइपोथेसिस के मतलब अपोजिट में बोलेंगे हमारा। अब ये है ना, इसको ऐसा लिखा जाता है कि सिंस जो जेड की वैल्यू आई थी आपकी कितनी, 0.744, ये जो आई वैल्यू है वो कहीं ना कहीं लेस देन है किससे, 5% की वैल्यू से, है ना। तो हम बोल सकते हैं 5% से क्या लेस देन है, तो हम बोल सकते हैं 1.645 से क्या वो लेस देन है। और जब ये लेस देन होता है जेड की वैल्यू, तो इस केस के लिए हम क्या बोलते हैं, हमारा हाइपोथेसिस कैसा हो गया, हाइपोथेसिस जो है इज ट्रू, वो एक्चुअल में क्या बन गया, ट्रू हो गया। और जब ट्रू हो गया, तो हमको अल्टरनेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जब अल्टरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, निगेटिव में कैसे आ रहा है ये पहले बताओ भैया, निगेटिव कैसे आएगा, आपको लग नहीं रहा है 2.14 ज्यादा बड़ा है। 2.14 में से 2.1 को माइनस करोगे तो कैसे आएगा, वो सिर्फ 2.1 है और ये 2.14 है, इससे कहीं ना कहीं ये बड़ा है ना, बड़ी वैल्यू है। कैलकुलेट करोगे माइनस में, वो कैलकुलेटर से, तो मिल जाएगा आपको वैल्यू, माइनस में नहीं आएगी, ठीक है। हम्म। तो उसके बाद जो है ये क्या बन गया, एक्चुअल में क्या बन गया, ये हाइपोथेसिस जो आपने माना था वो क्या हो गया, ट्रू हो गया। और जब ट्रू हो गया, तो हाँ हम बोल सकते हैं कि जो आपका स्टेटमेंट है वो कैसा है, तो जो हाइपोथेसिस माने थे वो कैसा था, हाइपोथेसिस इज नल, वही आ जाए तो उसको हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। क्लियर है सभी लोग को, बताओ। इसका मतलब जो कंपनी क्लेम करती है वो सही है, जो कंपनी का क्लेम था वो कैसा है, वो करेक्ट था। इस कंपनी का क्लेम था ना कि जो है, वो जो गाड़ी की जो बैटरी लाइफ है, कंडक्ट द हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज प्रूव, कंपनी जो है क्लेम क्या है, करेक्ट है, वो जो बोलती है वो सही है, ठीक है। सर्वे के अनुसार ये पता चलता है कि जो है ये करेक्ट है। सभी को क्लियर हुआ, ये सुनो बताओ। बताओ भाई। क्या बोल रहे हो, फॉर्मूला में सैंपल के मीन बाद में रहता है, फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला क्या था, एक्स बार माइनस म्यू था ना।
फॉर्मूला में बाद में था, मतलब म्यू माइनस एक्स बार था, ऐसा बोल रहे हो? नहीं, जेड की वैल्यू तो हमने पढ़े थे ना, हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा था ना, जेड की वैल्यू क्या होती है, वो एक्स बार माइनस म्यू होता है। वहां पर शायद ऐसा पढ़े थे ना, एक तो समेसन वाला याद करो, एक्स बार माइनस म्यू। एक बार चेक कर लेना एक बार, वैसे यही है फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? यही है, एक्स बार माइनस म्यू, जेड टेस्ट के लिए एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा अपॉन एस, ठीक है, ये होता है मेन फॉर्मूला। नहीं, यही तो लिखा हुआ है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, यही लिखा हुआ है। नहीं नहीं, यहाँ पर देखोगे ना, स्टूडेंट जाओगे ना, एक्स बार जाओगे, मैंने जो लिखाया था, अब मेरे पास अभी फिलहाल के लिए तो नहीं मिलेगा, सब जगह यही लिखा हुआ है, एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाई एस अपन, ये जो है जेड बन जाता है, नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट बन जाता है। स्टैंडर्ड नॉर्मल में मीन जीरो, स्टैंडर्ड और वेरिएंस जो है वन हो जाता है, वही चीज है। ठीक है, ये पहले भी लिखे थे हम लोग, स्टूडेंट टी टेस्ट में भी देखोगे तो वही है, ठीक है, सब जगह एक्स बार माइनस म्यू ही होता है। हाँ, एक चीज अगर टी टेस्ट में क्या होता है कि यहाँ पर एस ना देके, है ना, तो सिग्मा ना देके वहां पर एस यूज करते थे, है ना, बताया था, एस एक फॉर्मूला था, एस की वैल्यू जो स्टैंडर्ड डेविएशंस निकालते थे। कोई दिक्कत नहीं ना, माइनस में आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जेड वैल्यू आई थिंक हमेशा क्या मिलेगी आपको, पॉजिटिव ही मिलेगी। ठीक है, जेड की वैल्यू ऑलवेज क्या मिलेगी, पॉजिटिव, क्योंकि ये स्टार्ट कहाँ से होता है बेटा, हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन में कहीं पढ़े थे, जेड की वैल्यू जो है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़े थे ना, कि जेड की वैल्यू जो है जीरो से लेके बड़ा था, जो भी आ रहा था, तो वो जो टेबल होता है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़े थे, वो टेबल स्टार्टिंग जीरो से होगा, तो ये 0 पॉइंट जब वैल्यू चेक करना, अगर ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में होगा तो ये जेड की वैल्यू से तो ऑलवेज फिर नेगेटिव आएगा, फिर तो वो छोटा ही आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वैसे अगर ये आ भी जाता है बाई चांस, अगर आता भी है निगेटिव में, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, निगेटिव में आएगा तो क्या होगा, फॉर्मूला के हिसाब से हमको पता है ये जब निगेटिव ही आएगा तो छोटा ही है ना, इस चीज से रीजन से छोटा है, छोटा है रीजन, तो मतलब वो हाइपोथेसिस ट्रू ही हो गया। बात समझ में आई? रीजन छोटा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका तो एरिया के अंदर में है, ये देखना है कि हमारा जो है जेड की वैल्यू जो मीन है 0.5 वाला, उससे बड़ा है या छोटा है, ठीक है। बताया तो दो केस होंगे, जो जेड की वैल्यू आएगी, अगर इस जेड से क्या 0.5 वाले के जो जेड से या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, छोटा हो गया तो आपका हाइपोथेसिस कैसा हो गया, ट्रू हो गया, तो वहां पर हम बोलेंगे नल हाइपोथेसिस, अगर बड़ा आया तो हम बोलेंगे हाइपोथेसिस इज फॉल्स, इसका मतलब वो एक्सेप्टिंग कौन सा हो गया, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, बस इतना ही बोलना है, दो बातें, अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो गई, मतलब वो जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है, ठीक है। समझ में आई बात सभी को? तो दो ही केस होंगे, होगा तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा, बस और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए तो फिर इस तरह से आगे बनाएंगे, एक दो क्वेश्चन और बनाएंगे, ट्राई करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इसको आप लोग नोट कर लो। चलिए फिर, गुड नाइट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।